नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आपके लेशन लॉस्ट स्प्रिंग के। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि जिसका हिंदी अर्थ आप खोया हुआ बसंत लेंगे। यहाँ पे बसंत का तात्पर्य बचपन से है और आपका ये जो लेशन है इसकी जो राइटर है उनका नाम है एनिस जंग। तो इस लेशन के बारे में और उसके क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेशन आपको पहले ही करवा दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और यूट्यूब पर इंग्लिश विद सुरेश जहांगीर सर्च करके आप इस चैनल तक भी पहुंच सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड साहेब्स फैमिली, साहेब का परिवार क्यों सेटल रहने लगा एट सीमापुरी, सीमापुरी में। साहेब का परिवार सीमापुरी में क्यों रहने लगा, क्यों निवास करने लगा। साहेब्स फैमिली सेटल्ड, साहेब का जो परिवार है वो रहने लगा एट सीमापुरी, सीमापुरी इलाके में, इन दिल्ली जो कि दिल्ली में है। बिकॉज क्योंकि दोज हु लिव्ड देयर, क्योंकि जो कोई भी सीमापुरी इलाके में रह रहे हैं वर स्क्वेटर्स, वो अपने आप में क्या थे, अतिक्रमणकारी थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971, 1971 में। तो सीमापुरी इलाके में रहने वाले सारे के सारे जो लोग हैं ना वो अपने आप में क्या है, स्क्वेटर्स है, अतिक्रमणकारी हैं, जो कि बांग्लादेश से 1971 में क्या हो गए थे, सीमापुरी में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एनिस जंग, क्यों आपकी लेखिका एनिस जंग प्रॉमिस वादा करती है टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने का, सिम हॉलो, और उसका ये जो वादा है वो क्यों खोखला लगता है। एनिस जंग का जो स्कूल खोलने का जो वादा था वो खोखला क्यों जान पड़ता है, क्यों लगता है, क्या कारण है। एनिस जंग प्रॉमिस, क्योंकि एनिस जंग का जो वादा है टू ओपन स्कूल, विद्यालय खोलने का, सेम्स हॉलो, वो निरर्थक लगता है, खोखला लगता है। बिकॉज क्योंकि इट टेक्स लॉन्गर, क्योंकि बहुत समय लगता है टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में। लेखिका ने वादा तो कर दिया लेकिन स्कूल बनाने में क्या होता है, बहुत समय लगता है। सच प्रोमिसेस, और ऐसे जो वादे होते हैं, आर पार्ट एंड पार्सल, एक हिस्सा बन चुके हैं ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, वहाँ रहने वाले लोगों के अंधेरे से परिपूर्ण या नीरस जीवन का। तो सीमापुरी इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन अपने आप में क्या है, नीरसता से परिपूर्ण है, और ऐसे वादे उनके जीवन में बहुत सारे किए गए हैं। तो ऐसे वादे उसके जीवन का एक हिस्सा क्या हो गया है, बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द ऑथर, क्यों आपकी लेखिका डेस्क्राइब, वर्णन करती है सीमापुरी, सीमापुरी इलाके के बारे में, एज माइल्स अवे, कि बहुत मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। लेखिका क्यों कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है। अब क्या ऐसा कारण है कि वो ऐसा कहती हैं। द ऑथर, आपकी जो लेखिका है, डेस्क्राइब सीमापुरी, वो सीमापुरी इलाके का वर्णन करती है एज माइल्स अवे, कि ये कई मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। बिकॉज क्योंकि इसका यह कारण है, दिस एरिया, क्योंकि ये जो सीमापुरी इलाका है, लैक्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, उस सीमापुरी इलाके में सामान्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं, वहाँ पे उनकी कमी है। इंस्पाइट, के बावजूद, ऑफ बीइंग क्लोज, नज़दीक होने के, टू दिल्ली, दिल्ली के, हालांकि वो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, फिर भी इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी, उस मुख्य शहर से। दिल्ली के समीप होते हुए भी वो दिल्ली से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ये है एक कारण है जो सीमापुरी इलाके को दिल्ली से क्या कर देता है, दूर कर देता है। दूसरा कारण, क्योंकि उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की क्या है, कमी है। ये दो कारण हैं सीमापुरी इलाके को दिल्ली से दूर बताने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन, लेखिका का क्या तात्पर्य है बाय द एक्सप्रेशन, जब वो ये शब्द कहती है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि कचरा उठाने वाले लोगों के लिए जो कचरा है वो सोने के समान है। लेखिका की इस अभिव्यक्ति से क्या आशय है कि कचरा उनके लिए सोने के समान है या सोना है। तो देखते हैं कचरा उठाने वाले लोगों के लिए सोना कैसे है। द ऑथर राइटली सेज, जो लेखिका है वो सही कहती है, दैट गार्बेज इज नो लेस, कि गार्बेज कम महत्वपूर्ण नहीं है, देन गोल्ड, सोने से, टू द रैग पिकर्स, उन कचरा उठाने वाले लोगों के लिए। लेखिका सही कहती है कि कचरा बीनने वाले लोगों के लिए कचरा सोने से क्या नहीं है, कम नहीं है। ये बात लेखिका कहती है। क्यों, दिस इज़ द ओनली मीन्स, क्योंकि यही केवल वो तरीका है ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का, फॉर देम, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए यही जीने का एक क्या है, साधन है, कचरा उठाना। दे सर्च फॉर समथिंग, वो किसी चीज़ की तलाश करते हैं, वैल्यूएबल, जो मूल्यवान होती है, इन द गार्बेज, उस कचरे में, एंड सेल इट, और उसे वो बेच देते हैं, फॉर ए लिटिल मनी, कुछ पैसे के लिए।
तो वो क्या करते हैं, वे कचरे में कोई चीज़, काम की जो चीज़ होती है उसे ढूंढते हैं और कुछ पैसों के लिए उसे क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। दे पिच देयर टेंट्स, और वो अपने तंबू तान देते हैं, वेयर एवर दे कैन फाइंड रैग्स, जहाँ कहीं उन्हें कचरे की वस्तुएं क्या होती हैं, मिलती हैं। तो वे अपना तंबू उस जगह या उस स्थान पर गाड़ देते हैं जहाँ उन्हें कचरे में क्या होती है, कोई वस्तुएं मिल जाती हैं। इसीलिए उनके लिए कचरा क्या है, सोने से भी अधिक बढ़कर है, अधिक मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज द एक्सप्रेशन, क्या यह भाव, अभिव्यक्ति, समटाइम्स की कभी कभी, आई फाइंड ए रुपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज, कचरे में, मीन मतलब रखती है। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, ये जो बात कही गई है इसका क्या अर्थ है, ये क्यों कही गई है। देखते हैं। द एक्सप्रेशन, यह बात या ये भाव, मीन्स उसका मतलब यह है, गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, की ये जो कचरा है वो बच्चों के लिए, इज रैप्ड इन वंडर, एक ऐसी चीज है जो आश्चर्य में लिपटी हुई है। तो बच्चों के लिए जो कचरा है ना, वो आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज है, जिस कचरे में से कुछ भी उन्हें क्या हो सकता है, मिल सकता है। देयर आईज, और उनकी जो आंखें हैं, लिट अप, अचानक जग उठती हैं, चमक उठती हैं, इन द होप, इस आशा से, ऑफ फाइंडिंग मोर, कि कभी कभार उन्हें क्या हो जाएगा, और भी अधिक मिल जाएगा। उनकी आंखें और अधिक पाने की आशा में क्या होने लग जाती है, चमकने लग जाती है। इट इज़ ए बिग कैपिटल फॉर देम, क्योंकि ये जो कचरा है यही उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या है, पूंजी है। और उस कचरे में मिलने वाला 1 रुपया है, उस 1 रुपये को मिलने के बाद में वो और भी अधिक क्या करते हैं, अधिक पाने की आशा रखते हैं। इस कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिलने का यही क्या है, तात्पर्य है, ये अक्सर वहाँ के बच्चे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज साहेब नॉट हैप्पी, साहेब खुश क्यों नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, उस चाय की दुकान पर काम करके। साहेब जो है वो टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है। देखते हैं। व्हेन द नरेटर आस्क्स, जब लेखिका पूछती है, हिम, उस साहेब से, वेदर ही लाइक्स हिज जॉब, कि क्या तुम्हें वो काम जो अब तुम कर रहे हो दुकान पर, क्या वो तुम्हें पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा जो था, लॉसेज, उससे खो जाता है, द केयर फ्री लुक, वह लापरवाह और बेपरवाही का अंदाज। लेखिका जब उससे पूछती है कि क्या वह उसके काम को पसंद करता है, तो उसके चेहरे पर जो निश्चिंतता का और बेपरवाही का जो भाव था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो खो देता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि पहले तो वो अपना खुद का मर्जी का मालिक था, अब उसने अपनी आज़ादी क्या कर दी है, खो दी है, गवा दी है। एंड फाइंड्स द स्टील कैनिस्टर, और वो जो स्टील का जो बर्तन है, कैनिस्टर है, वो ऑफ हिज मास्टर, जो उसके मालिक ने उसे दिया है, हैवियर, वो क्या है, अधिक भारी है, किसकी तुलना में, उसके उस थैले की तुलना में जिसमें वो कचरा उठाकर इधर उधर क्या होता था, घूमता था। तो वो खुश इसलिए नहीं है कि पहली बात तो कि उसने अपनी आज़ादी को खो दिया है, साथ में वो बर्तन, कैनिस्टर स्टील का, वो उस थैले से अधिक भारी है, जो वो क्या करता था, अपने कचरे के लिए इधर उधर घूमता, लेकर फिरता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन, मुकेश की क्या आकांक्षा है, मुकेश का क्या सपना है। कैन इट बी रियलाइज्ड, क्या उसके उस सपने को पूरा किया जा सकता है। तो देखते हैं मुकेश का क्या सपना था। मुकेश एम्बिशन, मुकेश का लक्ष्य, आकांक्षा, इज टू बिकम, ऐसा है कि वो बने ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर का मिस्त्री। वो ये जानता है, वो ये सोचता है मुकेश कि मैं गाड़ियों का मिस्त्री बनना चाहता हूँ। यस, हाँ, इट कैन बी रियलाइज्ड, उसे पूरा किया जा सकता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वो कहता है कि मैं एक गैरेज में चला जाऊंगा, एंड लर्न इट, और वहाँ जाकर क्या कर लूँगा, सीख लूँगा। हाँ, उसे पूरा किया जा सकता है, वह एक गैराज में जाएगा और गाड़ी सीखना, गाड़ी चलाना या फिर गाड़ी को सुधारना क्या कर लेगा, वो सीख लेगा। इस प्रकार से मुकेश की आकांक्षा या उसके सपने को पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, क्या भगवान द्वारा दिए गए वंशानुक्रम को ईवर बी ब्रोकन, क्या तोड़ा जा सकता है। वाई डज मुकेश ग्रैंडमदर से सो, मुकेश की दादी ऐसा क्यों कहती है। जैसा कि समाज में प्रचलित है कि भगवान ने कोई काम दे दिया जैसे जातियों के रूप में, तो क्या उस जाति प्रथा को तोड़ा जा सकता है। लेखिका यही पूछ रही है। यस, हाँ, ए गॉड गिवन लाइनेज, एक मनुष्य को भगवान के द्वारा दिया गया वंशानुक्रम,
कैन ईवर बी ब्रोकन, हाँ निश्चित रूप से तोड़ा जा सकता है। मुकेश ग्रैंडमदर सेज, मुकेश की दादी कहती है ऐसा। सो बिकॉज, इसलिए क्योंकि। सी थिंक्स, क्योंकि वो तो ऐसा सोचती है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन, कि इसे क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। भगवान के द्वारा दिए गए वंशानुक्रम को तोड़ा जा सकता है। मुकेश की दादी इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वह तो ऐसा सोचती है कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन जबकि फॉर्चून हैज़ टू फेवर, क्योंकि जो भाग्य है उसे साथ देना ही पड़ता है। द ब्रेव, किनका, बहादुरों का। भाग्य को बहादुरों का साथ देना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति प्रयास करे तो किसी भी एक बाधा को क्या कर सकता है, वो तोड़ सकता है। और गॉड गिवन जो लाइनेज है, वंश परंपरा है, उसे भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द हैजार्ड्स, उन खतरों का वर्णन करो वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, जो कि चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में लोगों के ऊपर होते हैं। चूड़ियाँ बनाई जाती है, उन उद्योगों में लोगों के काम करने वालों के ऊपर क्या खतरा हो सकता है, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। देखते हैं क्या खतरे होते हैं। द 2 हैजार्ड्स, 2 खतरे ऑफ वर्किंग, काम करने के, इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, उस कांच दमन उद्योग या फिर चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में, आर एज फॉलोज, वो आपको क्या किए गए हैं, आगे दिए गए हैं। तो देखते हैं ऐसे क्या खतरे हैं 2। पहला खतरा है द वर्किंग नियर द फर्नेसेज, वर्किंग यानी काम करना, नियर द फर्नेस, उस भट्टी के पास, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है, लीव्स एडवर्स इफेक्ट, इसका गलत प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऑन द हेल्थ ऑफ द लेबरर्स, वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर। तो इससे क्या होता है कि पहला, हवा और प्रकाश रहित जो गंदी कोठरियां हैं, जहां पर लोग बैठे बैठे काम करते हैं उच्च तापमान की भट्टियों के पास में, वहां जो वो काम करते हैं मजदूर लोग, उनके स्वास्थ्य पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये क्या है, आपका पहला खतरा है। दूसरा खतरा क्या है, द लेबरर्स, वो जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वर्किंग इन द इंडस्ट्री, जो उस कारखाने में काम करते हैं, इस उद्योग में काम करते हैं, फाइनली लॉस देयर आई साइट, वो अंततः क्या हो जाते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। तो उन कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, अंततः अपनी नेत्र की ज्योति को क्या कर देते हैं, वो खो बैठते हैं, वो भी कब, समय से पहले। ये 2 काम थे। एक तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पहला कारण तो ये, और दूसरा उसका खतरा ये है कि आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सी स्टिल हैज बैंगल्स, आज भी चूड़ियां हैं, ऑन हर रेस्ट, उसकी कलाई में, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। उसके हाथों में तो चूड़ियां आज भी है कलाई पर, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। वॉट डज एनिस जंग एम्प्लाई, एनिस जंग क्या कहना चाहती है बाय दिस स्टेटमेंट, इस वाक्य के द्वारा। ये जो वाक्य है, जो कहा गया है कि उसके कलाई में चूड़ियां तो है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, इसके द्वारा लेखिका क्या संदेश देना चाहती है। बाय दिस स्टेटमेंट, इस वाक्य के द्वारा, एनिस जंग एम्प्लाइज, एनिस जंग ये बात कहना चाहती है दैट द विशियस सर्किल, कि ये जो कुचक्र है ऑफ सोशल कस्टम्स, सामाजिक परंपराओं का, एंड सोसाइटी, और समाज का, हैव किल्ड, उसने नष्ट कर दिया है, द कैपेसिटी, उस क्षमता को, ऑफ द बैंगल मेकर्स, जो कि उन चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों में थी, टू टेक इनिशिएटिव, कि वो क्या कर सकते हैं, किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है कि चूड़ियाँ तो है उनके हाथों में लेकिन चमक नहीं है। इसका तात्पर्य जीवन तो है लेकिन कुछ इनिशिएटिव लेने की ताकत उनमें नहीं है, कुछ पहल करने की क्षमता उनमें नहीं है। इस कथन से एनिस जंग का निहितार्थ यह है कि सामाजिक परंपराओं और समाज के कुचक्र ने चूड़ी बनाने वालों की पहल करने की क्षमता को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। उन लोगों में ऐसा कोई शक्ति, अब क्षमता नहीं बची है कि वो नया काम शुरू कर सके। ऐसी भावना उनकी क्या हो गई है, जैसे मर गई है। वॉट हैपन्स, क्या होगा या क्या होता है, व्हेन द बैंगल मेकर्स, जब वो चूड़ी बनाने वाले लोग, इन फिरोजाबाद में, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, जब इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। फिरोजाबाद में जब चूड़ी निर्माता या चूड़ी बनाने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या होता है, देखते हैं।
दे आर हर्ल्ड, क्योंकि उन्हें तो क्या किया जाता है, उठा ले जाया जाता है बाय द पुलिस, पुलिस वालों के द्वारा। बीटन, उन्हें पीटा जाता है। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में बंद कर दिया जाता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि तुमने कुछ गैरकानूनी काम किया है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, हालांकि उन लोगों के बीच में उनका कोई नेता नहीं है जो उनको नया काम अच्छी तरह से सिखा सके, नए विचार दे सके और उनका नेतृत्व कर सके। पुलिस उन लोगों को संगठित होने के कार्य के कारण उन्हें वहाँ से उठा ले जाती है, पीटती है और कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में घसीट कर जेल में क्या कर देती है, डाल देती है। उनका कोई नेता नहीं है जो उन्हें परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने में क्या कर सके, सहायता कर सके। तो ये आपके इस लेसन के 20 to 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर्स थे, और साथ में हिंदी में भी ये बातें आपको बताई गई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका कल आएगा, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके इस सहयोग का मोटिवेशन मुझे ये मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।